नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बीआरबीएल का जो दिसंबर 25 का एग्जामिनेशन हुआ था, इसका मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, बीआरबीएल के एग्जामिनेशन में कौन से टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, किस टॉपिक का इंपॉर्टेंस कितना है, कौन से मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सभी की जानकारी आपको मिल पाएगी जब आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करेंगे। तो आपने यदि इससे पहले की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिससे आप जुड़ सकते हैं, उसमें मैं डेली क्विजेस भी कंडक्ट करता हूं इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस डिस्कशन को पहले क्वेश्चन के साथ। आप इसे मॉक टेस्ट की तरह दें, पहले खुद से ट्राई करें, एक्सप्लेनेशन को सुने। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलएलपी इज करेक्ट। एलएलपी के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, एवरी एलएलपी हैव at least two partner and at least two individual as DP with DPIN, one of whom should be resident in India. बी कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इन्वेस्टिगेट द अफेयर ऑफ एन एलएलपी by appointing a competent inspector. सी कह रहा है कि a firm, a private company or an unlisted public company can become a partner in an LLP. और डी कर रहा है ऑल ऑफ द अबव, यानी सब के सब सही है। अब बताइए दोस्तों, क्या लगता है एलएलपी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सिंपल भाषा में स्ट्रक्चर होता है दोस्तों कि जिसमें पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी, दो चीजें हैं दोस्तों। एक तो पार्टनरशिप है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, और प्लस कंपनी जैसा, पार्टनरशिप तो एक तरफ हुआ, और कंपनी जैसा आपको लिमिटेड लायबिलिटी मिलता है। कंपनी जैसा लिमिटेड लायबिलिटी दोनों एक साथ मिल जाते हैं। पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी और कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी, बोथ ऑफ दिस यू कैन गेट एट वन प्लेस इन एन एलएलपी। तो एलएलपी एक्ट के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, एज पर द एलएलपी एक्ट मिनिमम जो है ना, दो पार्टनर होने जरूरी हैं। राइट, मिनिमम कितने पार्टनर होने जरूरी हैं? 2 पार्टनर्स, मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, पहली बात। और एलएलपी को प्रॉपरली चलाने के लिए दोस्तों 2 डिजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। प्रॉपरली चलाने के लिए 2 डिजिग्नेटेड पार्टनर भी कंपलसरी होते हैं। ये हमेशा इंडिविजुअल होने चाहिए, मतलब कंपनी डीपी नहीं बन सकती। ये जो 2 डीपी होंगे ना, ये हमेशा हमेशा क्या होंगे? इंडिविजुअल होंगे। राइट, इट कैन नॉट बी कंपनी, कंपनी नहीं हो सकती डीपी। राइट, इनके पास क्या होना चाहिए? डीपीआईएन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? डीपीआईएन। राइट, डीपीआईएन होनी चाहिए, और उनमें कम से कम एक पर्सन भारत में निवास होना चाहिए। मतलब 2 पार्टनर बताया ना, एटलीस्ट 1 शुड बी इंडियन रेसिडेंट, एक पर्सन जो है भारत का निवासी होना चाहिए। चलिए, तो अब जरा ऑप्शन वाइज एनालिसिस करते हैं। पहले बी से स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इन्वेस्टिगेट द अफेयर ऑफ एन एलएलपी बाय अपॉइंटिंग अ कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर। देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा ना कि एलएलपी में कुछ गड़बड़ हो रही है, फ्रॉड हो सकता है, अफेयर ठीक है मेंटेन नहीं किया रहा है, राइट, तो गवर्नमेंट एक कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर अपॉइंट करके इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। तो बी सही है। ए क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि जितने भी एलएलपी है इनमें 2 पार्टनर होंगे, कम से कम 2 इंडिविजुअल होंगे डिजिग्नेटेड पार्टनर में डीपीआईएन के साथ, जिसमें से एक जो है भारत का निवासी होगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। सी कर रहा है कि अ फर्म, अ प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो एलएलपी है इसमें सिर्फ इंडिविजुअल ही पार्टनर नहीं बनते, इंडिविजुअल तो बनते ही बनते हैं। राइट, इंडिविजुअल जो है पार्टनर बनते हैं। इंडिविजुअल के अलावा जो हमारा फर्म है, राइट, जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं, जो हमारे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, ये राइट, ये सब भी पार्टनर बन सकते हैं, यानी कॉर्पोरेट बॉडी भी एलएलपी का पार्ट बन सकते हैं। तो सी भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑल ऑफ द अबव, डी इज करेक्ट। राइट, तो इसको मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं इसको याद रखने का। देखिए, इसको ऐसे याद रखिए, लेट मी एक्सप्लेन अ ट्रिक टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग। 2DRIC। अब बोलिएगा 2 मतलब क्या हुआ? मतलब मिनिमम 2 पार्टनर होंगे। 2 मतलब ये हुआ कि मिनिमम 2 पार्टनर होंगे। डी मतलब क्या हुआ जी? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। ठीक है। आर मतलब क्या हुआ? आर मतलब हुआ रेसिडेंट डीपी। आर मतलब हुआ रेसिडेंट डीपी, कम से कम एक रेसिडेंट डीपी होगा। आई मतलब क्या हुआ? कि गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और सी मतलब होता है कॉर्पोरेट बॉडी कैन बी पार्टनर, कॉर्पोरेट बॉडी भी पार्टनर हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा कि देखो, एलएलपी जो होता है इसमें मिनिमम 2 पार्टनर होंगे, 2 डिजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, कंपलसरी है। डिजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए, डीपीआईएन होने चाहिए इनके पास, कम से कम एक पार्टनर भारत का निवासी होना चाहिए। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है एलएलपी अफेयर का। फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, सब एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन वी हैव। क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि देखिए, अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मेयर डिफरेंस इन इंक
और हैंड राइटिंग ऑन चेक डज नॉट मेक इट इनवैलिड प्रोवाइडेड। ऑप्शन नंबर ए, सिग्नेचर इज जेन्यून एंड नो सस्पिशियस अल्टरेशन इज विजिबल। ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉर और इज ऑथराइज्ड पर्सन फिल इन द डिटेल। ऑप्शन नंबर सी, देयर इज नो मटेरियल अल्टरेशन अफेक्टिंग लायबिलिटी। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सवाल है दोस्तों एनआई एक्ट से रिलेटेड। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बीआरबीएल के पीडीएफ प्लान के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। इस पीडीएफ प्लान के अंदर आपको मिलता है कैप्सूल कंटेंट, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, यूनिट वाइज थ्योरी, यूनिट वाइज एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ, जिसके माध्यम से आप कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो अभी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उस तरह के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन मिलेंगे। मॉड्यूल वाइज कंटेंट अवेलेबल है, थ्योरी फॉर्मेट में, एमसीक्यूज फॉर्मेट में। हर एक यूनिट का सेपरेट थ्योरी पीडीएफ, सेपरेट एमसीक्यू पीडीएफ है। और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको कैप्सूल कंटेंट मिलता है, व्हाट टू स्टडी पीडीएफ, मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन पीडीएफ, टर्बो कोर्स, जितने भी केस लॉ है सब एक जगह, पेनल्टीज एक जगह, सारे डेफिनेशन एक जगह। तो इस प्रकार से बाइफर्केशन करके आपको कंटेंट मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है पीडीएफ फॉर्मेट में बीआरबीएल को कवर करने का। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप कर कभी डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते। चलिए दोस्तों, अब जरा इसका जवाब दीजिएगा, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन चेक की वैलिडिटी से रिलेटेड है और बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि चेक पर सिग्नेचर एक पेन से है और अमाउंट और डेट किसी और इंक से है, क्या इससे चेक इनवैलिड हो जाता है? तो इसका सही जवाब है चेक इससे इनवैलिड नहीं होता। राइट, तो जरा ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए लिखा है कि अगर चेक का सिग्नेचर जेन्यून है और चेक पर कोई सस्पिशियस कटिंग, ओवर राइटिंग या अल्ट्रेशन दिखते नहीं है तो इंक का अलग होना बिल्कुल इशू नहीं है। राइट, लिखा है ना, चेक इज जेन्यून एंड नो सस्पिशियस अल्ट्रेशन इज विजिबल। राइट, तो वहां पे इंक का होना कोई इनवैलिड नहीं बनाएगा। चलिए ऑप्शन बी को देखिए, क्या लिखा है कि ड्रॉर और हिज अनऑथराइज्ड पर्सन फिल इन द डिटेल। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो सेक्शन नंबर 20 है दोस्तों, थोड़ा इसको समझिए। ये सेक्शन नंबर 20 एनआई एक्ट का क्या बोलता है कि अगर ड्रॉर ने ब्लैंक चेक दिया है तो ड्रॉर या उसका ऑथराइज्ड पर्सन डिटेल फिल कर सकता है। मान लीजिए कि कोई ड्रॉर है, राइट, उसने क्या दिया है, ब्लैंक चेक दिया है। राइट, सपोज ड्रॉर हैज गिवन द ब्लैंक चेक, तो ड्रॉर हो या उसका कोई ऑथराइज्ड पर्सन हो, वो डिटेल फिल कर सकता है, ही कैन फिल द डिटेल। इसका मतलब है कि हैंड राइटिंग अलग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बी भी नहीं होगा, बी भी सही है। नॉट अ मेट इन इनवैलिड कर रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरे डिफरेंस इन इंक ऑन राइटिंग ऑन चेक डज नॉट मेक इट इनवैलिड प्रोवाइडेड। राइट, सी कर रहा है कि चेक अब सिर्फ वाइड, देखिए क्या लिखा है, देयर इज नो मटेरियल अल्टरेशन। आपको पता है दोस्तों, चेक सिर्फ तब वाइड होते हैं जब मटेरियल अल्टरेशन हो जाए। चेक वाइड कब होते हैं? जब आपके मटेरियल अल्टरेशन हो, जैसे अमाउंट बदल दिया, डेट बदल दी, वो भी बिना कंसेंट के। तो ये सेक्शन नंबर 87 कवर करता है। अगर मटेरियल अल्टरेशन नहीं है तो चेक वैलिड ही रहेगा। तो हमने देखा ए बी सी तीनों सही है, तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। राइट, तो सिग्नेचर जेन्युइन हो, कोई अल्टरेशन नहीं विजिबल हो, फिर ऑथराइज फिलिंग अलाउड है और कोई मटेरियल अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, ये 3 कंडीशंस हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर, आपको बताना है फेमा रिगार्डिंग द फेमा। सवाल ये है कि बताना है आपको कि फेमा का कौन सा सेक्शन है 1999 का जिसमें आरबीआई को पावर है कि वो ऑथराइज पर्सन को इंस्पेक्ट कर सकता है, जैसे कि बैंक को और मनी चेंजर को। कौन से सेक्शन में पावर मिला है आरबीआई को? 10, 12, 7 या 5? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फेमा 1999 में आरबीआई को बहुत सारे पावर दिए गए हैं, स्पेशली अनऑथराइज पर्सन पर जिनके थ्रू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होते हैं। राइट, आरबीआई को बहुत सारे पावर दिए गए हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए, जैसे कि मनी चेंजर्स हैं, राइट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंस्पेक्शन का पावर किस सेक्शन में दिया गया है? तो सही जवाब है, ऑप्शन को जरा देखिए, सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या है? देखिए दोस्तों, सेक्शन भी कितना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सेक्शन पे सवाल आ रहा है। तो दोस्तों सेक्शन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो, ट्रिक वाला वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्शन 10 है वो ऑथराइज पर्सन की अपॉइंटमेंट, किसे रिलील करता है? ऑथराइज पर्सन की अपॉइंटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। राइट, इसमें आरबीआई किसी बैंक या मनी चेंजर को ऑथराइज पर्सन डिक्लेयर करता है। तो आरबीआई क्या करता है? किसी बैंक या मनी चेंजर को एपी डिक्लेयर करता है, सेक्शन 10 में लिखा है, लेकिन इंस्पेक्शन का पावर यहाँ नहीं मिलता। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 है दोस्तों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये किससे रिलेटेड है? गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, इंस्पेक्शन पावर का कोई रिलेशन नहीं है। 15 नंबर क्या बोलता है कि ये फेमा का पेनल्टी वाला सेक्शन है, दिस इज द पेनल्टी सेक्शन ऑफ फेमा।
जब कोई कॉन्ट्रावेंशन हो जाए तो क्या पेनल्टी लगेगी, इंस्पेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सवाल है कि इंस्पेक्शन, राइट। अच्छा, सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है? जी हाँ दोस्तों, सेक्शन नंबर 12 इसका सही जवाब है। सुनिए, 12 क्लियरली बोलता है कि जो आरबीआई है वो किसी भी ऑथराइज पर्सन का इंस्पेक्शन कर सकता है, राइट। वो ये जान सकता है कि जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, इंफॉर्मेशन जो फर्निश किया गया है, क्या वो सही है या वो गलत है। और क्या पता लगा सकता है, क्या वो फेमा का रूल फॉलो कर रहे हैं, क्या आरबीआई के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है। इसका मतलब आरबीआई कभी भी वेरीफाई कर सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ठीक ठाक तरीके से हो रहा है या नहीं। तो इसको सेक्शन नंबर 12 याद रखिएगा, इंस्पेक्ट। 12 को याद रखिए, इंस्पेक्ट प्लीज, राइट। तो 12 सुना नहीं, इंस्पेक्शन याद करो। सेक्शन 12 आरबीआई इंस्पेक्ट करेगा। तो फेमा में इंस्पेक्शन पावर सेक्शन 12 में दिए गए हैं। आरबीआई जितने भी ऑथराइज पर्सन है, बैंक है, मनी चेंजर है, एफएफएमसी है, इनके रिकॉर्ड चेक, कंप्लायंस चेक, इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करती है। इसके अलावा 2 सेक्शन और याद रखिएगा। सेक्शन 10 में अपॉइंटमेंट की पावर दी गई है ऑथराइज पर्सन की, और सेक्शन 15 में पेनल्टी की पावर दी गई है। हो सकता है अगली बार 12 या 10 या 15 पूछ ले, कोई कुछ भी पूछ सकता है। चलिए, अब दोस्तों अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी देखिए एलएलपी से रिलेटेड है। सवाल ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एनआरआई बिकमिंग पार्टनर और डीपी इन इंडियन एलएलपी इज करेक्ट। मतलब कोई एनआरआई है, वो पार्टनर बन रहा है, या क्या बन रहा है, डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहा है। तो कौन सा कथन उसके इसके रिगार्डिंग सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एनआरआई डीपी बन सकता है बिना किसी शर्ते। बी कह रहा है कि एलएलपी के पास 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, उसमें से एक जो है रेजिडेंट हो भारत में। और सी कह रहा है कि बड़ी कॉर्पोरेट भी डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है। डी कह रहा है कि एफडीआई इन एलएलपी इज प्रोहिबिटेड अंडर फेमा रूल। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 2 चीजें हैं, एलएलपी एक्ट भी है और फेमा एक्ट भी है, दोनों का मिक्सचर है। और स्टूडेंट यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं, तो इससे सुपर क्लियर आइए करते हैं। सबसे पहली बात, मेरा सवाल ये है कि क्या एनआरआई एलएलपी में पार्टनर या डीपी बन सकता है। मेरा सवाल ये है दोस्तों कि क्या एनआरआई एलएलपी में आकर क्या वो डीपी बन सकता है या वो पार्टनर बन सकता है। तो दोस्तों सवाल जवाब है जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। अब जरा ऑप्शन वाइज एनालिसिस कीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एनआरआई बिना किसी शर्तें का डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। ये गलत है, क्योंकि एनआरआई डीपी बन सकता है, लेकिन एलएलपी को मिनिमम 2 डीपी चाहिए। कितना चाहिए, डीपी, 2 डीपी चाहिए। इनमें से एक जो है वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, एक इंडियन रेजिडेंट होगा, और प्लस एनआरआई को दोस्तों डीएससी प्लस डीपिन और नोटराइज डॉक्यूमेंट भी देने होते हैं। तो एनआरआई जो है डीपिन, एनआरआई किसी कंडीशन से डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये गलत है, विदाउट एनी कंडीशन नहीं, कंडीशन है, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था ना कि 2 डीपी होते हैं, 2 डीपी में से एक भारतीय निवासी होगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन बी कर रहा है कि एलएलपी मस्ट हैव एट लीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, 1 मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। यस, करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। सी कर रहा है कि बड़ी कॉर्पोरेट कैन बी डीपी इन इंडिया एलएलपी। बड़ी कॉर्पोरेट दोस्तों आपको पता होगा पार्टनर बन सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। हमारे जो बड़ी कॉर्पोरेट है वो पार्टनर बन सकते हैं, दे कैन बी द पार्टनर, पर डीपी सिर्फ इंडिविजुअल ही होता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर इज ओनली एन इंडिविजुअल, राइट। अगर कंपनी पार्टनर है तो उसे एक इंडिविजुअल को नॉमिनेट करना पड़ता है एज अ डीपी, प्लीज अंडरस्टैंड। और लास्ट ऑप्शन का है एफडीआई। एफडीआई प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल गलत। एफडीआई अलाउड है, एफडीआई इज नॉट प्रोहिबिटेड, एफडीआई इज अलाउड, परमिटेड सेक्टर में अलाउड है, सब्जेक्ट टू फेमा एफडीआई कंप्लायंस। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, एक ट्रिक बताता हूं इस कंसेप्ट को याद रखने का। यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, 2-1-I रूल। तो 2 मतलब क्या हुआ कि 2 डीपी होंगे, 1 मतलब उसमें से एक जो है भारतीय निवासी होगा, और I मतलब कि इंडिविजुअल ही जो है वो क्या हो सकते हैं, डीपी, इंडिविजुअल भी डीपी हो सकते हैं, मतलब 2 एक इंसान। तो एनआरआई या फॉरेन नेशन जो है पार्टनर बन सकते हैं। एलएलपी में के पास कम से कम 2 डीपी होने चाहिए, जिनमें से एक भारतीय निवासी होगा। बड़ी कॉर्पोरेट में पार्टनर होके डीपी। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए हायर अ हॉर्स इन मुंबई फ्रॉम बी टू गो टू लोनावला, राइट, एंड ए राइड विद ड्यू केयर बट गोज टू खंडाला इंस्टेड ऑफ लोनावला. The horse accidentally fall and is injured. Is A liable to compensate B for the injury to the horse? Option A, no, because A took due care of the horse. Option B, yes, because A uses the horse in a manner inconsistent with the condition of bailment. Option C, no, because the injury was accidental and not due to negligence. Option D say yes, because the contract of bailment automatically become
void in the case of accidental injury. So such type of question are being asked in the examination which check your understanding of the basic concept. तो दोस्तों यहाँ पे बेलमेंट एक क्लासिक एग्जाम्पल पर बेस्ड है, बेलमेंट के एक क्लासिक एग्जाम्पल पर ये बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो सवाल है। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि बी के तरफ से ए को हॉर्स दिया गया, राइट, बी के तरफ से ए को हॉर्स दिया गया एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी बी ने ए को हॉर्स दिया था एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, राइट। क्या पर्पस था कि मुंबई से लोनावला जाना, राइट। अब ए ने हॉर्स का ध्यान तो रखा लेकिन वो लोनावला के बजाय खंडाला चला गया। अब आप सोचो सिर्फ थोड़ा सा रूट चेंज कर दिया क्या फर्क पड़ता है ना, रूट थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसको जाना था लोनावला लेकिन चला गया खंडाला। तो अब आप सोचिए कि थोड़ा सा रूट चेंज कर दिया तो लॉ के अकॉर्डिंगली बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो लॉ क्या बोलता है, थोड़ा सुनिएगा। लॉ ये कहता है कि देखो सेक्शन ऑन मिसयूज ऑफ गुड्स इन बेलमेंट, एक सेक्शन है दोस्तों जो कि रिलेटेड है मिसयूज ऑफ गुड्स इन बेलमेंट, मिसयूज ऑफ गुड्स इन बेलमेंट। तो ये सेक्शन क्या कहती है कि देखो अगर यहाँ पे जो बेली है, यहाँ पे बेली कौन है, ए, राइट, ए जो है ये कौन है, बेली। अगर बेली गुड्स का यूज उस तरह करता है जो बेलमेंट के टर्म्स के खिलाफ हो, राइट, बेली जो है गुड्स का यूज, बेली ही ना गुड्स का यूज कर रहा है, उस तरह कर रहा है जो कि बेलमेंट के टर्म्स के खिलाफ हो, आउटसाइड टर्म ऑफ बेलमेंट, तो वो लायबल बन जाता है चाहे उसने ड्यू केयर ही ली हो और चाहे डैमेज एक्सीडेंटली ही क्यों ना हुआ हो। यानी ए ने केयर तो ली, देखिए बेली है यहाँ पे हमारा ए, राइट, वो गुड्स को यूज कर रहा है यानी हॉर्स को यूज कर रहा है जो कि आउटसाइड टर्म्स ऑफ बेलमेंट है, यानी ए ने केयर तो किया, राइट, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट में जो पर्पस डिसाइड हुआ था कि तुमको लोनावला जाना है, राइट, उसे चेंज कर कर खंडाला चला गया, राइट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला था कि आपको लोनावला जाना है लेकिन चले कहाँ गए, आप खंडाला चले गए। तो इसे ही बोला जाता है मिसयूज ऑफ पर्पस, इसे ही बोला जाता है मिसयूज ऑफ पर्पस बोलिए, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं मिसयूज ऑफ बेल्ड गुड, यू कैन ऑल्सो कॉल इट मिसयूज ऑफ बेल्ड गुड्स। तो इसीलिए हॉर्स का इंजरी एक्सीडेंटल होने के बावजूद ए जो है, ए को बी को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, ए मस्ट कॉम्पेंसेट बी, समझे। तो ये बात याद रखना है कि ए को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो सही जवाब क्या होगा, नो वाला तो गलत है, राइट, यस, बिकॉज ए यूज द हॉर्स इन अ मैनर, यस, बी नंबर इज ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, पीपी रूल याद रखिए, इसको याद रखने का एक फंडा है पीपी रूल। पीपी रूल का मतलब क्या हुआ कि पर्पस प्रोटेक्टेड, इसका मतलब हुआ पर्पस प्रोटेक्टेड, मतलब कि बेलमेंट का पर्पस फिक्स होता है, बेलमेंट का जो पर्पस है ना वो क्या होता है, फिक्स होता है। अगर बेली पर्पस चेंज करे तो पक्का लायबिलिटी है, पर्पस से हटेगा तो बेली भरेगा, पर्पस से हटिएगा तो बेली भरेगा। तो बेलमेंट, तो हमने ये सीखा दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से कि बेलमेंट में बेली को गुड्स एग्जैक्टली पर्पस के लिए यूज करना होता है, ड्यू केयर लेना इनफ नहीं होता, टर्म वॉयलेट नहीं कर सकते आप, मिस यूज, इवन रूट चेंज भी होगा तो बेली लायबल होगा, एक्सीडेंट इंजरी हो या नॉन नेग्लिजेंट यूज हो, लायबिलिटी तभी बनती है जब पर्पस वॉयलेट होता है। समझ में आया दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं, सारफेसी एक्ट से रिलेटेड है। क्या कर रहा है कि देखिए सारफेसी एक्ट 2002 का सेक्शन नंबर 11 है, इसमें इसके अनुसार जो हमारा एआरसी और बैंक के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, डीआरटी के माध्यम से, सिविल कोर्ट के माध्यम से, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन के माध्यम से, और लास्ट कर रहा है आरबीआई अपॉइंटेड कमिटी के माध्यम से। क्या लगता है दोस्तों कि एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन एआरसी एंड बैंक, हाउ इट कैन बी रिजॉल्व, वेरी गुड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए सारफेसी एक्ट में एक स्पेशल मैकेनिज्म दिया गया है जिसमें एआरसी और बैंक के बीच कोई भी यदि डिस्प्यूट हो, एआरसी और बैंक के बीच किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो, खासकर सिक्योर्ड एसेट के रिगार्डिंग, राइट, तो इस एआरसी और बैंक के बीच दो डिस्प्यूट हो जाता है स्पेशली रिगार्डिंग सिक्योर एसेट या रिस्ट्रक्चरिंग इशू। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा आर्बिट्रेशन होता है दोस्तों, ये तभी होती है जब रिटर्न आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो, जब एग्रीमेंट के टाइम लिखा हुआ हो, राइट, रिटर्न आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होती है तो आर्बिट्रेशन होता है। लेकिन सेक्शन 11 में एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया है। क्या है जी, लेट मी एक्सप्लेन। सेक्शन 11 में एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया है जिसमें कहता है कि देखो बेसिकली लॉ ये मानता है कि एआरसी और बैंक के बीच समझो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, चाहे एक्चुअल में लिखा हुआ हो या ना हो। सेक्शन 11 में लिखा है
राइट। इसका मतलब कि जब दोनों के बीच में मान लीजिए किसी प्रकार का डिस्प्यूट होगा ना, तो कंपलसरी आर्बिट्रेशन होगी। आर्बिट्रेशन तो करना ही करना है, कंपलसरी आर्बिट्रेशन करना है, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन है। इसीलिए ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, थ्रू स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है डीआरटी। नहीं दोस्तों, डीआरटी गलत है। आपको पता होगा कि डीआरटी नॉर्मली सारफेसी केसेस देखते हैं, डीआरटी चेक द सारफेसी केस, राइट। पर एआरसी वर्सेस बैंक डिस्प्यूट में डीआरटी का जुरिडिक्शन आउटस्टेड हो जाता है। और दोस्तों इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ना, ये बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्री नांगली राइस मिल, राइट, उसमें ये क्लियरली होल्ड किया था। तो आपको ना बीआरबीएल में कुछ केसेस भी होते हैं जो कि याद रखने होते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट आए थे, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। फिर बी का रहा है सिविल कोड। दोस्तों सिविल कोड का जुरिडिक्शन सारफेसी में जनरली बार्ड होता है, राइट, अनलेस फ्रॉड एक्सेट्रा। फिर डी का रहा है दोस्तों आरबीआई कमिटी। तो आरबीआई रेगुलेटरी गाइडेंस देता है पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं करता। इसका सही जवाब है दोस्तों स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, लेट मी एक्सप्लेन। यू कैन रिमेंबर इट SAR, एस फॉर सेक्शन 11 स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, राइट। एस से स्टैट्यूटरी, ए से आर्बिट्रेशन, आर से इट रिप्लेसेस डीआरटी फॉर एआरसी बैंक डिस्प्यूट। तो सेक्शन 11 याद रखिएगा, ऑटोमेटिक आर्बिट्रेशन होता है, सारफेसी एक्ट है, वो बोलता है कि एआरसी और बैंक के बीच में स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन होगा। रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, डीआरटी का जुरिडिक्शन आउटस्टेड है डिस्प्यूट के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर से देखिए एलएलपी पे एक सवाल है। एलएलपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे सवाल आए थे। क्या कह रहा है दोस्तों कि नंबर ऑफ पार्टनर इन एलएलपी रिड्यूसेस टू 1, within how many days should the LLP voluntarily initiate court closure to avoid penalty or tribunal action under the LLP Act? मतलब ये हुआ कि एलएलपी का नंबर जो पार्टनर थे वो एक हो गए, पहले ज्यादा भी थे, एक हो गए। तो कितने दिनों के अंदर एलएलपी जो है क्लोजर को इनिशिएट करे ताकि पेनल्टी को अवॉइड कर लें या ट्रिब्यूनल एक्शन को अवॉइड करें। तो आपको पता ही है दोस्तों, हमने डिस्कस भी किया है कि एलएलपी में मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए, बताइए। तो एलएलपी में मिनिमम पार्टनर चाहिए दोस्तों 2, राइट। और ये रिक्वायरमेंट जो है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में कहा गया है। अब मान लो एलएलपी में किसी वजह से एक पार्टनर रिजाइन कर दिया, सपोज एक पार्टनर ने रिजाइन कर दिया किसी वजह से, राइट, या तो डेथ हो गई या कोई डिस्प्यूट हो गया, तो कितना पार्टनर बचा जी, एक ही बचा ना, 1 रिमेन, समझे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि लॉ कहता है कि एलएलपी मैक्सिमम 6 महीने तक कंटिन्यू रह सकता है। एलएलपी मैक्सिमम जो है 6 मंथ तक कंटिन्यू रह सकता है, राइट। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन के साथ। क्या है कंडीशन? एलएलपी कैन कंटिन्यू टू स्टिल 6 मंथ विद एन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। द कंडीशन इज दैट अगर सोल पार्टनर को पता है कि पार्टनर रिड्यूस हो गए हैं और फिर भी वो बिजनेस कंटिन्यू करता है 6 महीने के बाद, तो पर्सनली लायबल होता है। मतलब कि जो पार्टनर सोल है, जो बचा हुआ पार्टनर है, उसे यदि पता है कि पार्टनर कम हो गए हैं फिर भी वो बिजनेस जारी रखता है 6 महीने के बाद, 6 महीने का समय मिलता है, 6 महीने के बाद भी जारी रखता है, तो वो लायबल होता है। और ये पर्सनल लायबिलिटी बहुत ही रिस्की होती है, दिस इज वेरी रिस्की। इसीलिए एक्ट रिकमेंड करता है कि अगर पार्टनर ये डिसाइड कर लें कि दे वांट टू क्लोज एलएलपी, यदि पार्टनर डिसाइड कर ले कि नहीं हम तो एलएलपी बंद करना चाहते हैं, तो फिर वॉलंटरली क्लोज कर सकते हैं। वॉलंटरली क्लोजर का रिजोल्यूशन पास करना होगा और एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं फॉर्म 1, ये फाइल करना होता है, राइट। और विद इन 30 डेज जो है फॉर्म 1 फाइल करना पड़ता है जिस दिन से उन्होंने शट डाउन को डिसाइड किया। तो इसीलिए एलएलपी अननेसेसरी पेनल्टी और ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप से बच जाता है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? 30 दिन का समय मिलता है, 30 डेज, राइट। चलिए क्लोजर के 30 दिन के अंदर, तो इसको ऐसे याद रखिए 2-6-30 रूल। 2 का मतलब कि 2 पार्टनर मैंडेटरी ही है, 6 का मतलब हुआ कि 6 मंथ मैक्सिमम ग्रेस पीरियड होगा, 6 मंथ मैक्सिमम ग्रेस पीरियड होगा, और 30 डेज का मतलब हुआ कि 30 डेज में क्लोजर को स्टार्ट करो, 2-6-30, यानी 6 महीने तक टॉलरेट करो, 30 दिन में इनिशिएट करो। तो दोस्तों याद रखिएगा एलएलपी में कम से कम 2 मिनिमम पार्टनर चाहिए। एलएलपी मैक्सिमम 6 महीने तक चल सकता है एक पार्टनर से, कि लेकिन रिस्क पर्सनल लायबिलिटी होती है। पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए, ट्रिब्यूनल एक्शन को अवॉइड करने के लिए पार्टनर जो है वॉलंटरली क्लोज रिजोल्यूशन पास करे, पहली बात। और दूसरी बात, फॉर्म 1 फाइल करे 30 दिन में ऑफ द डिसीजन टू क्लोज एलएलपी। एलएलपी क्लोज होने के डिसीजन लेने के 30 दिन के अंदर उन्हें ये फॉर्म 1 फाइल करना होता है और एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। बताइए इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से? गारंटी, इंश्योरेंस पॉलिसी, लोन एग्रीमेंट, सेविंग अकाउंट डॉक्यूमेंट।
तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि मैं तुम्हें लॉस होगा तो मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट करूंगा। और ये जो कंसेप्ट है ना, ये सेक्शन नंबर 124 में डिफाइंड है। आपको पता होगा कि हमारे जो इंडेमनिटी होते हैं इसमें दो पार्टी होते हैं, एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर यानी जो प्रॉमिस करता है और इंडेमनीफाइड जिसको प्रोटेक्शन मिलती है। अब जरा ऑप्शन देखिए, गारंटी में तीन पार्टीज होते हैं, एक तो आपको मैंने बताया कि श्योरिटी होता है, एक डेटर होता है और तीसरा होता है दोस्तों व्हाट इज द थर्ड वन? द थर्ड वन इज क्रेडिटर। श्योरिटी, डेटर एंड क्रेडिटर, राइट। तो इसीलिए ये इंडेमनिटी का एग्जाम्पल नहीं बन सकता, राइट। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। फिर बी करा है इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडेमनिटी का। आपको पता है दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर, राइट, इंश्योरेंस में क्या होती है कि जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है, राइट, जिसको हम लोग इंश्योरर बोलते हैं, वो क्या करती है कि वो प्रॉमिस करती है कि अगर आपको कोई लॉस हो जाए, राइट, तो वो आपको कॉम्पेंसेट करेगी। और ये जो प्रोटेक्शन होती है इसे ही बोलते हैं इंडेमनिटी, राइट। तो ऑप्शन भी सही है। लोन एग्रीमेंट, आप देखिए लोन एग्रीमेंट में इंडेमनिटी नहीं होता, बस आपको पैसा, बैंक आपको पैसा देता है, कॉम्पेंसेशन नहीं देता। सेविंग अकाउंट डॉक्यूमेंट, ये तो सिर्फ बैंकिंग रिकॉर्ड होते हैं, इंडेमनिटी से जीरो रिलेशन है। तो दोस्तों इसको ऐसे याद रखिए, आई इज इक्वल टू इंडेमनिटी, आई इज इक्वल टू इंश्योरेंस। जस्ट रिमेंबर इट, आई इज इक्वल टू इंडेमनिटी, आई इज इक्वल टू इंश्योरेंस, राइट। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 124 याद रखिएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी एक क्लासिक इंडेमनिटी का एग्जांपल है। गारंटी इंडेमनिटी नहीं होता, गारंटी में तीन पार्टीज होते हैं, इंडेमनिटी में दो पार्टीज होते हैं। फ्रेंड्स और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अवेलेबल, अब वो मैं अपने पेड कोर्स में कवर करूंगा। आप भी यदि इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे मैंने BRBL के कोर्स का लिंक दे रखा है।